सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास चल रही है एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के 25 क्वेश्चंस और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्वेश्चंस जो हैं वो 25 के 25 रहेंगे। क्वेश्चन की नंबरिंग में आगे पीछे हो सकता है, जैसे 9 से स्टार्ट हुआ है तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान भारत का डैश उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास। यानी कि विभाजन के दौरान भारत का कपास उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। आइए देखते हैं कपास से रिलेटेड। देखिए, कपास की खेती के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। मतलब कपास की अगर खेती होती है तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं। तो कपास एक उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। जो देश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों, मुख्य रूप से दक्कन के पठार में उगाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाती है। कहने का मतलब कपास की जो खेती होती है वो कहाँ होती है, मुख्य रूप से दक्कन के पठार में होती है। अब नेक्स्ट है, कड़ाके की ठंड कपास की खेती के लिए हानिकारक है और इसके लिए कम से कम 210 ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब वैसा मौसम हो जिसमें ठंड ना के बराबर हो। ठीक है ना, ठंड नहीं होना चाहिए और 210 दिनों की आवश्यकता होती है। केवल हल्की बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर की प्राथमिकता दी जाती है। कहने का मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश जो है इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। अगला है, कपास की खेती सिंचित परिस्थितियों में भी की जा सकती है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब गर्मी के दिनों में इसकी खेती की जाती है। अगला है, पुष्पन अवस्था के दौरान जब इसमें पुष्प आते हैं कपास के पौधों में, तो पुष्पन अवस्था के दौरान कपास को एक साफ आकाश की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब मौसम बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है, अगला है, नमी बनाए रखने में सक्षम हल्की अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी फसल की खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। अगला, कपास की खेती के लिए जिस मिट्टी को प्राथमिकता दी जाती है वो कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी है। ध्यान रखिएगा, कपास की कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। यह खरीफ की फसल है। अगर पूछ लिया जाए, जैसे फसल में आपने पढ़ा होगा रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, उसी तरीके से कपास जो आता है किस कैटेगरी में आता है, तो वो खरीफ की कैटेगरी में आता है। खरीफ फसल है कपास और इसे पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। अब भारत अग्रणी कपास उत्पादक, ये तो तब की बात हो रही है जब भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है ना, विभाजन के दौरान एक बड़ा भूभाग क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, लेकिन अब जो है भारत भी इसका अग्रणी उत्पादक देश बन चुका है। आगे देखते हैं। आगे जैसा कि मैंने बताया था रबी, खरीफ और जायद, तो आइए देखते हैं इसके बारे में भी। तो रबी की फसल क्या होती है, तो रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के सर्दियों के महीने में बोई जाती है और इनकी कटाई अप्रैल से जून तक की जाती है। रबी में कौन कौन से आ जाते हैं फसल, तो गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, सभी की सभी ये सब क्या है, रबी की प्रमुख फसलें हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है खरीफ की फसलें। देखिए, खरीफ मानसून में जून और जुलाई में बोई जाती हैं। खरीफ कब बोई जाती हैं, खरीफ की फसलें जून और जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। और खरीफ के कैटेगरी में आते कौन कौन से मतलब फसल हैं, चावल, ज्वार, कपास, मक्का, खरीफ की फसलें होती हैं। अब अगला है जायद फसलें। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश में आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1951 में। ठीक है,
भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 1951 में आया था, ये आप ध्यान रखिएगा। जस्ट वेट, ओके। अब इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है देखते हैं। 1951 में पहली बार, यानी कि 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया इससे रिलेटेड आर्टिकल भी, तो आर्टिकल भी देखेंगे। तो संविधान में संशोधन बदलती परिस्थितियों और ज़रूरतों के साथ खुद को समायोजित करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। अब भारतीय संविधान न तो लचीला है और न ही क्या है, कठोर है, बल्कि दोनों का संश्लेषण है, ध्यान रखिएगा। भाग 20 में आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। कहने का मतलब इसका जो आर्टिकल है संविधान में संशोधन करने का, वो आर्टिकल है 368। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। और भाग भी याद कर लीजिएगा, भाग क्या है, 20। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संशोधन कर सकती है। आगे है इसी से संबंधित पहला संविधान संशोधन। देखिए, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था और 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। कई मामलों में, जैसे कामेश्वर सिंह मुकदमा, रोमेश थापर मुकदमा आदि में अदालत के फैसले से पैदा हुई कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए मतलब संविधान में संशोधन किया गया था। मामलों में शामिल हुई मुद्दों में बोलने की स्वतंत्रता, जमींदारी भूमि का अधिग्रहण, व्यापार पर राज्य का एकाधिकार आदि शामिल थे। राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों की बचत के लिए प्रदान किया गया। भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखिएगा, इस संशोधन से रिलेटेड पहला संविधान संशोधन में ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़े गए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के 3 और आधार जोड़े गए। सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना। साथ ही इसने प्रतिबंधों को उचित बना दिया और इस प्रकार प्रकृति में न्याय संगत बना दिया, बशर्ते कि राज्य किसी भी व्यापार या व्यवसाय का राज्य व्यापार और राष्ट्रीयकरण व्यापार या व्यवसाय के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अमान्य नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों का जिक्र किया जाता है पहले संविधान संशोधन में 1951 में, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और संविधान संशोधन का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल ध्यान रखिएगा आप, आर्टिकल है 368 भाग 20। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र लाल सरकार। अब आइए देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शोध संस्थान, कहने का मतलब रिसर्च सेंटर है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1876 को डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने की थी। यह भारत का प्राचीनतम शोध संस्थान है, कहने का मतलब रिसर्च सेंटर है। अब इसमें आपने ऑप्शन में देखा होगा, ऑप्शन में है जगदीश चंद्र बोस। इनसे भी रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिएगा। जगदीश चंद्र बोस एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट और भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने पौधों की वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण का आविष्कार किया था। उस उपकरण का नाम क्या है? क्रेस्कोग्राफ। ध्यान रखिएगा, जगदीश चंद्र बोस इज रिलेटेड टू क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र उपकरण का कह सकते हैं मतलब आविष्कार किया गया था, किनके द्वारा? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? अब देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है खाद्य वस्तुएं। राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन इसकी श्रेणी में आता है, बट खाद्य वस्तुएं जो है ये निजी वस्तुओं में शामिल किया जाता है इन्हें। देखिए, अर्थशास्त्र में सार्वजनिक वस्तुओं को वस्तु या सेवा कहा जाता है जो समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती है। इन सेवाओं का प्रशासन सरकारों द्वारा किया जाता है और करों के माध्यम से सामूहिक रूप से भुगतान किया जाता है। सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण में सुरक्षा, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण और स्वास्थ्य
शामिल है। अब बात करते हैं निजी वस्तुओं में, तो निजी वस्तुएं वे होती हैं जिनका स्वामित्व उस समूह या व्यक्ति तक सीमित होता है जिसने अपने उपभोग के लिए वस्तु को खरीदा हो। एक निजी वस्तु को किसी और के साथ साझा नहीं किया जाता है, लेकिन इसे उपयोग या उपभोग करने के अधिकारों के हस्तांतरण के साथ बेचा जा सकता है। निजी वस्तु के उदाहरण भोजन और कपड़े हैं। तो खाद्य पदार्थ भी इसी के अंतर्गत आ गया। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, सार्वजनिक वस्तुओं में राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन होगा, बट खाद्य वस्तुएं क्या हो जाएंगी, ये निजी वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा दीवाने इंसा। देखिए, दीवाने अर्ज, दीवाने रसालत, दीवाने खैरात, इन सब को भी क्या कहा जाता था। इसका देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ये तो आप भली बात ही जानते होंगे। यह गोरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। वर्ष 1206 में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकार बनाया। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो देखिए, दीवाने अर्ज, ये तो आप समझ गए। दीवाने इंसा का मतलब क्या हुआ, राज्य पत्राचार विभाग। और बात करें दीवाने अर्ज की, तो इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। आरिजे मुवालिक के विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसका महत्व बढ़ गया था। अब देखिए, दीवाने रसालत भारत के इतिहास में सल्तनत काल में एक प्रशासनिक विभाग था। इस विभाग के कार्यों के बारे में थोड़ा सा विवाद है। कैसा विवाद है, तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह विभाग विदेशों से पत्र व्यवहार तथा विदेशों को भेजे जाने वाले एवं विदेश से आने वाले राजदूतों की देखभाल करता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह धर्म विभाग से संबंधित था। तो कुछ इस तरीके से कंट्रोवर्सी है इसमें। अगला है फिरोज शाह तुगलक दीवाने खैरत। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था दीवाने खैरत या चैरिटी विभाग नामक एक नए विभाग की स्थापना की। यह अनाथों और विधवाओं की देखभाल के लिए बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा जैसे मुफ्त अस्पताल और गरीब मुसलमानों के लिए मैरिज ब्यूरो की स्थापना की थी। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान कला लोकप्रिय विज्ञान के निम्नलिखित लेखकों में से किसने 2001 ए स्पेस ओडिसी 2001 अ स्पेस ओडिसी लिखा और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के प्रोफेसर का पद संभाला। तो देखिए, सिंपल सा पूछा जा रहा है 2001 ए स्पेस ओडिसी के लेखक कौन थे। तो कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा आर्थर सी क्लार्क। ये देख पा रहे हैं, ये बुक है, यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे हैं, एन एपिक ड्रामा ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन 2001 ए स्पेस ओडिसी। अब देखते हैं इसके बारे में। 2001 ए स्पेस ओडिसी 1968 की एक महाकाव्य विज्ञान तथा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन स्टैनली कुब्रिक ने किया था और पटकथा कुब्रिक और विज्ञान तथा लेखन आर्थर सी क्लार्क। ये देख पा रहे हैं, आर्थर सी क्लार्क की फोटो है, द्वारा लिखी गई थी। और क्लार्क की 1951 की लघु कहानी द सेंटिनल और क्लार्क की अन्य लघु कहानियों से प्रेरित था ये जो बुक दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 9 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए शरत कमल। देखिए, 2021 के बारे में बताया जा रहा है, तो आने वाले समय में जो भी करंट अफेयर बनेगा वो 2022 या 2023 से बनेगा। ठीक है, तो शरत कमल ने रिकॉर्ड 10 बार टिल 2023, यानी कि 2023 तक, इसमें तो बताया गया 9 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, बट 2023 तक इन्होंने 10 मतलब चैंपियनशिप जीत ली है और राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप जीती है और ITTF प्रो टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले भी पहले भारतीय हैं और वह 4 बार के ओलंपियन भी हैं, मतलब 4 बार ओलंपिक में भाग ले चुके हैं। और भी ऑप्शन है जैसे साथियान गणशेखरन,
सौम्यजीत घोष, सुजय घोरपड़े, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे टेबल टेनिस प्लेयर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के पास सकल घरेलू उत्पाद के डैश का चालू खाता अधिशेष होने की उम्मीद है 2%। तो ये बजट से रिलेटेड है, आप बजट का देख के जाइएगा 2022-23 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई है। तो सत्रिया की जो उत्पत्ति हुई है वो असम में हुई है। आइए देखते हैं इसके बारे में। सत्रिया नृत्य असमिया 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। कब? 2000 में। इस नृत्य के संस्थापक संत श्री मणता शंकर देव हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ओडिशा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज अपने छऊ नृत्य, कौन सा नृत्य, यहाँ ऑप्शन में छऊ है तो आप देखिएगा, ओडिशा के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज अपने छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो छऊ नृत्य कहाँ से संबंधित हो गया? ओडिशा से। इस नृत्य में योद्धा अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और नृत्य करते समय छऊ की सख्त तकनीकों का पालन करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। छऊ से, छऊ कहाँ का हो गया? ओडिशा। अब अगला है गोटीपुआ। गोटीपुआ कहाँ का है? ओडिशा का। यह नृत्य भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण की स्तुति के लिए किया जाता है। नर्तक के मुंह पर लगाया जाने वाला काजल और बिंदी इस नृत्य की विशेषताओं को आकर्षित करती है और नर्तक जो पारंपरिक पोशाक पहनता है उसे कंचुला के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण की स्तुति के लिए किया जाता है। नर्तक के मुंह पर लगाया जाने वाला काजल और बिंदी इस नृत्य की विशेषताओं को आकर्षित करती है और नर्तक जो पारंपरिक पोशाक पहनता है उसे कंचुला के नाम से जाना जाता है। देखिए, आप सोच रहे होंगे इतना लंबा चौड़ा ये डिटेल बताने की क्या ज़रूरत है, और हो तो गया सीधे गोटीपुआ ओडिशा। तो देखिए, रटना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन आप उसको विस्तार पूर्वक पढ़िएगा तो वो लंबे समय तक रहेगा। अब आप जब गोटीपुआ के बारे में इतना डिटेल से पढ़ लेंगे तो आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में या फिर आप जब सेट लगा रहे होंगे तो वहाँ पे अगर गोटीपुआ के बारे में पूछा जाएगा तो आप वहाँ से रिलेट करेंगे जगन्नाथ, वहाँ से रिलेट करेंगे भगवान कृष्ण, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ, रथ, पुरी इस तरीके से माइंड में आएगा, लोकेट करेगा, तो आप वहाँ पे उड़ीसा को हिट करेंगे। ठीक है। अगला है लावनी। लावनी क्या है? लावनी एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य महाराष्ट्र में हुई थी। यह संगीत, नृत्य और रंगमंच का एक संयोजन है और इसकी तेज तर्रार लय, सुंदर हाथ, आंदोलनों और जीवंत संगीत की विशेषता है। लावनी शब्द मराठी शब्द लावण्य से बना है जिसका अर्थ होता है सुंदरता। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं लावनी कैसा शब्द है, तो मराठी शब्द है। मराठी, तो मराठी से क्या हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हैं इस ऐसे प्रश्नों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक ओपन हैंड मॉन्यूमेंट डैश के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ले कर्बूजियर। ले कर्बूजियर के द्वारा चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक डिजाइन किया गया था। देखिए, ओपन हैंड स्मारक एक प्रतीकात्मक संरचना है जिसे वास्तुकार ले कर्बूजियर के द्वारा डिजाइन किया गया और यह भारतीय शहर और केंद्र शासित प्रदेश, कैसा स्टेट है ये, मतलब प्रदेश है, तो ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ओके, यह चंडीगढ़ सरकार का प्रतीक है और देने वाले हाथ और लेने वाले हाथ शांति और समृद्धि और मानव जाति की एकता का प्रतीक है। ले कर्बूजियर की कई ओपन हैंड मूर्तियों का सबसे बड़ा उदाहरण इसकी ऊंचाई 26 मीटर 85 फीट है। वैन के साथ धातु की संरचना 14 मीटर 46 फीट ऊंची है। इसका वजन 50 छोटे टन यानी कि 1 लाख पाउंड और इसे हवा में घूमने के लिए डिजाइन किया गया। आप यहाँ फोटो में देखेंगे इस पिक्चर में ओपन हैंड, क्या है ये, ओपन हैंड स्ट्रक्चर या मॉन्यूमेंट कह सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो आर्टिकल हो जाएगा 24। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु यानी कि
बच्चे की आयु क्या नहीं होनी चाहिए, 14 वर्ष से कम अगर होगी तो वो कल कारखानों में काम नहीं करेंगे। कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी डैश से संबंधित एक पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी किससे रिलेटेड है? व्याकरण से संबंधित है। अगला है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और उनके लेखक, जैसे रामायण के लेखक वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास, अष्टाध्यायी के पाणिनि, सत सहस्रिका सूत्र रस रतनकर नागार्जुन, अर्थशास्त्र कौटिल्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिका मेगास्थनीज, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, महाभाष्य पतंजलि, नाट्यशास्त्र भरत। आई होप कि इसमें से ज़्यादातर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी रिवाइज करने के लिए नाट्यशास्त्र भरत, कामसूत्र या नारद स्मृति वात्स्यायन, चरक संहिता चरक, सुश्रुत संहिता सुश्रुत, हितोपदेश नारायण भट्ट, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवरम, मल्लिकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, ये सब कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटिकम, शूद्रक। उसी तरीके से आगे भी है, आप इसे वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगला है 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 40वां संविधान संशोधन आर्टिकल हो जाएगा 297 ऑप्शन बी। अब 1976 के 40वें संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 297 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा गया: 297(3), 297(2), 297(1). इन अनुच्छेदों ने सांसद को समय समय पर निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया। प्रादेशिक जल सीमा, महाद्वीपीय, मग्न तट, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ और भारत के समुद्री क्षेत्र। 40वें संशोधन 1976 में 64 अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य कानूनों को भी शामिल किया गया। अधिकतर 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों से संबंधित है। अनुच्छेद 248 क्या कहता है? यह कानून की अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद के पास समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाना विशेष शक्ति है। अनुच्छेद 245 में क्या कहा गया? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 सांसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा के बारे में बात करता है। यह संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है और विधायी निकाय को उसे निरस्त करने की शक्ति भी प्रदान करता है। ओके, अगला है आर्टिकल 226 संविधान का अनुच्छेद 226 माननीय उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, निषेध और उत्प्रेषण लेख या कोई उपयुक्त रिट। अगला है मार्च 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप भली भांति जानते हैं, मिताली राज। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में मिताली राज का ये फोटो है। आगे देखते हैं मिताली राज के बारे में। मिताली राज जन्म 3 दिसंबर 1982, एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर और 2004 से 2022 तक भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं। वह महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और ESPN ने उन्हें स्थान दिया सभी समय की महानतम महिला खिलाड़ियों में से एक के रूप में। मिताली राज को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिसमें 2017 में विजडन लीडिंग वुमन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, 2003 में अर्जुन पुरस्कार, 2015 में पद्मश्री और सबसे महत्वपूर्ण 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। देखिए लिथियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 3। लिथियम का प्रतीक है Li। पीरियोडिक टेबल में जब आप पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। ठीक है, परमाणु संख्या 3,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। और अवधि 2 ब्लॉक एस, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है लिथियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम He2S1 सबसे हल्की धातु है। लिथियम कैसी धातु है? सबसे हल्की धातु है। लिथियम केवल नमक और खनिजों में पाया जाता है। लिथियम का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण बैटरी उद्योग में किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे U में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन को U में व्यक्त नहीं किया जाता है, परमाणु द्रव्यमान को U में व्यक्त किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16। आइए देखते हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड। ऑक्सीजन का औसत परमाणु द्रव्यमान 15.9994, तो कहने का मतलब 16 हुआ। परमाणु द्रव्यमान इकाई है, हालांकि यह परमाणु द्रव्यमान प्रकृति के सभी समस्थानिकों का औसत परमाणु द्रव्यमान है, इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है। अर्थात ऑक्सीजन का एक परमाणु द्रव्य कार्बन 12 परमाणुओं के 1/12 से 16 गुना भारी है। ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या है? O, और इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 8। ये आप ध्यान रखिएगा। यह आवर्त सारणी के चाकोजेन समूह का एक सदस्य है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अधातु और एक ऑक्सीकरण एजेंट है जो आसानी से अधिकांश तत्वों के साथ अन्य यौगिकों के साथ ऑक्साइड बनाता है। मानक तापमान और दबाव पर तत्व के 2 परमाणु डाई ऑक्सीजन बनाने के लिए बाध्य होते हैं। एक रंगहीन और गंधहीन डायटोमिक गैस सूत्र O के साथ 2। डायटोमिक ऑक्सीजन गैस आवर्त में पृथ्वी के वायुमंडल का 20.95%, लगभग 21% है। कहने का मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन आपको 21% में मिलेगा। हालांकि ये लंबे समय से काफ़ी बदल गया है। ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन पृथ्वी की पपड़ी का लगभग आधा हिस्सा बनाती है। 1604 से पहले माइकल सैंडिवियोगियस द्वारा ऑक्सीजन को अलग किया गया था, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि इस तत्व की खोज 1773 या उससे पहले के उपसाला में कार्ल विल्हेम सीले, यानी कि देखा जाए तो सीले, और 1774 में विल्टशायर में जोसेफ प्रिस्टली। सीले और प्रिस्टली आपने काफ़ी बार सुना होगा ऑक्सीजन से रिलेटेड। सीले और प्रिस्टली के द्वारा स्वतंत्र रूप से इसकी खोज की गई थी। प्राथमिकता अक्सर प्रिस्टली को दी जाती है क्योंकि उसकी काम पहले प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले ने। अगला क्वेश्चन है कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और वन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन, कहने का मतलब कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कुछ और भी महत्वपूर्ण जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, जैसे एपीकल्चर। मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। मत्स्य पालन अध्ययन पीसीकल्चर। कवकों के अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। ये कुछ महत्वपूर्ण हैं, और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बट ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे नोट किए गए हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध हेमिनिड कुल से है? साइंटिफिक नेम बोला गया है, तो हेमिनिड मानव का साइंटिफिक नेम हुआ। और बात करें आम की तो मैंगो का हो गया मैंगीफेरा इंडिका। हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी का हो गया मूसिका डोमेस्टिका। और बात करें वीट की यानी कि गेहूं की, तो गेहूं का साइंटिफिक नेम हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम। अगला है वर्ष डैश में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए थे। कब? 1968 में। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों को प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYVS के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। भारत में हरित क्रांति, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। तो हरित क्रांति के जो जनक हैं उन्हें बोला जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, और बात करें नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, तो इंडिया लेवल पे एम एस स्वामीनाथन को
हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और आगे के पॉइंट में देखते हैं। और यह जो क्रांति स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 1967 में शुरू हुआ था, 1978 तक चला था, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण है। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसके फलस्वरूप हरित क्रांति हो, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। ये आप ध्यान रखिएगा। गेहूं की सफलता को बाद में चावल में दोहराया गया। पहले गेहूं की सफलता आई, फिर उसके बाद इसका मतलब चावल कह सकते हैं, धान में भी इसका प्रयोग किया गया और अच्छा उत्पादन उसमें भी देखा गया। इस प्रकार हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए जुलाई 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा गेहूं क्रांति के नाम से एक डाक टिकट जारी किया गया। यह ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, सेंसस से रिलेटेड कोई एक स्पेशल वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं सेंसस से, इसलिए यहाँ पे इसमें छोटे मोटे पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं, उसका अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला है, भारत सरकार की सितंबर 2020 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य दरों पर कितना भुगतान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 लाख करोड़। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक तरह से सरकार की तरफ से किसानों की फसलों के लिए गारंटी है जिसे किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध करवाया जाता है। एमएसपी के माध्यम से किसानों की फसलों की कीमत कम होने पर भी उनकी आय में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। अगला है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव कॉल्ड? देखिए, साउंड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो, एकॉस्टिक, ठीक है, ऑप्टिक्स प्रकाश से रिलेटेड हो गया। अब देखिए, ध्वनिकी, जैसे कि इसमें बताया गया, एकॉस्टिक्स ध्वनिकी ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण का अध्ययन है। ध्वनिकी ध्वनि के उत्पादन, नियंत्रण, संचरण, ग्रहण और प्रभावों से संबंधित विज्ञान है। यह शब्द ग्रीक शब्द एकॉस्टोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुना, यानी कि सुनना, ऐसे समझिए। ध्वनिकी प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग निम्न के अध्ययन में है, जैसे भूगर्भिकी, वायुमंडलीय, पानी के नीचे की परिघटनाएं, इन सब से रिलेटेड हो गया। अगला है, जैसे प्रकाशिकी के बारे में बात किया गया, फोटोनिक्स के बारे में बात किया गया और खगोल भौतिकी के बारे में बात किया गया। ऑप्शन में जो दिया था प्रकाशिकी, यह प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जो प्रकाश और उसके व्यवहार, पैटर्न और गुणधर्मों से संबंधित है। फोटोनिक्स प्रकाश तरंगों का भौतिकी विज्ञान है। खगोल विज्ञान अंतरिक्ष से रिलेटेड हो जाएगा। अगला है, बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम खान। बंगाल के तत्कालीन नवाब क्या नाम था? इब्राहिम खान। अब देखिए, चंदन नगर को 1673 में, कब? 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खां से हुगली नदी के दाहिने तट पर एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। 1730 में जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स को शहर का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1756 में फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच युद्ध छिड़ गया और 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना ने चंदन नगर पर कब्जा कर लिया। 2 अक्टूबर 1954 को चंद्रनगर का पश्चिम बंगाल में विलय हो गया। अगला है, अक्टूबर 2020 में हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत डैश की शुरुआत की, तो मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिसेज फनी वोन्स पुस्तक की लेखिका है? तो ट्विंकल खन्ना। ये करंट अफेयर का पार्ट है, पुस्तक और उनके लेखक। तो ये 25 के 25 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।